संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन, आज भी होंगे हंगामे के आसार। करणी सेना के स्थापना लोकेंद्र सिंह कालवी का हार्ट अटैक से निधन, पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार। केंद्र पर बरसी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कहा वो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, उनका मकसद बीजेपी राष्ट्र बनाना। श्रीनगर में एक घर पर एनआईए की छापेमारी, आतंकियों के पनाह देने का आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओपा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, जहां पर सूत्रों के मुताबिक विपक्ष आज फिर से सरकार से अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। कल दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफी मांगी है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकारी अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष के नेता अडानी मुद्दे पर वेल में आ गए हैं और जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे हैं। वहीं हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी और सोनिया गांधी भी इस बैठक में नजर आई। वहीं बैठक में 16 दल शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। और वही आपको बता दें कि कल भी हंगामे की वजह से बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया था। और आपको बता दें कि दरअसल विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग कर सकती है फिर से। वहीं सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी, जिसकी वजह से स्थगित कर दिया गया था। और वहीं दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफी मांगी है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष के नेता अडानी मुद्दे पर वेल में आ गए हैं और जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। वहीं हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। आपको बताते चले कि बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई, जिस बैठक में सोनिया गांधी भी नजर आई। वहीं बैठक में 16 दल शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सदन में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। इस बीच संसद में राहुल गांधी के बयान और अडानी मुद्दे पर हो रही गहमागहमी को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष आज रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेगा। आज विपक्षी दल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। बैठक में संघीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और जोखिम जैसे विवादास्पद मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष योजना बनाएगी। बता दें कि संसद में विपक्ष अडानी समूह के मुद्दे को भी उठा रही है। तो बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और इस बीच संसद में राहुल गांधी के बयान और अडानी मुद्दे पर हो रही गहमागहमी को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई है।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष आज रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेगा और वहीं आज विपक्षी दल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और बैठक में संघीय एजेंसियों को कथित तौर से दुरुपयोग और जोखिम जैसे विवादों को लेकर मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष योजना बनाएगा और साथ ही साथ संसद में विपक्ष अडानी समूहों के मुद्दे को भी उठाएगा। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाएगी और आज दिल्ली और पंजाब मुख्यमंत्री भोपाल आकर आम आदमी पार्टी के चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की संयुक्त जनसभा होगी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संदीप पाठक और आपके प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह जून करीब 1 महीने से मध्य प्रदेश में ही डेरा डाले हुए हैं। संदीप पाठक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर और आज भोपाल में होने वाली जनसभा के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। आप नेताओं का दावा है कि आज के कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता और पदाधिकारी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पिछले साल नगर निकाय के चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे और सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने रानी अग्रवाल को मेयर बनाने में कामयाबी भी हासिल की थी। रानी के मेयर बनने से आम आदमी पार्टी उत्साहित है। सिंगरौली के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रदेश में 52 पार्षद जीते गए। वहीं नगरीय निकाय के चुनाव में आम आदमी के 6.3% वोट मिले थे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में आपके 10 जिला पंचायत सदस्य और 27 जनपद पंचायत सदस्य और 118 सरपंच चुनाव जीते थे। गांव से लेकर शहरों में मिले जन समर्थन से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है और शहरों में आपकी सक्रियता बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आपके मैदान में उतरने से कांग्रेस को भी उसके भी वोट कटने के डर हैं। तो आम आदमी पार्टी भोपाल में जनसभा को संबोधित करेगी और आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आज भोपाल में होने वाली जनसभा के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। और वहीं आप नेताओं का ये भी दावा है कि आज कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता और पदाधिकारी और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल हुए नगरीय निकाय के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे और वहीं सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने रानी अग्रवाल को मेयर बनाने में कामयाबी हासिल की थी। रानी के मेयर बनने से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है। आपको वही बता दें कि सिंगरौली के अलावा आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में 52 पार्षद जीते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि को दोगुनी कर दी है। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए कर दी गई है इनाम की राशि। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि असद के अलावा अन्य 4 आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और साबिर है। बहुमुजिन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल, हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सांसद अतीक अहमद राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और गुजरात की जेल में बंद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी या सूचना देने पर इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत के आधार पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 घंटों सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत 9 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया गया है। तो उमेश पाल हत्या में जो आरोपी थे उनके ऊपर जो इनाम राशि रखी गई थी उसे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में
सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि सोमवार को ही बढ़ाई गई थी, जहां पर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि असद के अलावा अन्य 4 आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और साबिर हैं, जो बहुमुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के उनके घर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पूर्व सांसद अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जो गुजरात की जेल में बंद है। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा के बताया कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी सूचना देने पर इनाम की राशि 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के मंत्री रह चुके और सीबीआई के पूर्व निदेशक के विजयराम राव का मस्तिष्क संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सोमवार रात को यहां निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वो 85 वर्ष के थे और अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि रविवार को दोपहर में अस्पताल ले जाया गया और शाम 7:30 बजे उनका निधन हो गया। वहीं आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति के बाद विजयराम राव ने एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देश पार्टी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया था और वह तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए थे। वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नायडू, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं ने विजयराम राव के निधन पर शोक व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजकीय सम्मान के साथ विजयराम राव का अंतिम संस्कार करने का भी निर्देश दिया है। सीबीआई के पूर्व निदेशक के विजयराम राव का निधन हो गया है। वो 85 साल के थे और अस्पताल ने बताया कि राव को दोपहर में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर शाम 7:30 बजे उनका निधन हो गया। बताते चले कि सेवानिवृत्ति के बाद विजयराम राव ने एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देश पार्टी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया था और वो तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए थे। वहीं मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव नायडू, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं ने विजयराम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजकीय सम्मान के साथ विजयराम का अंतिम संस्कार करने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं टूरिस्टों के लिए गोवा एक रोमांचक जगह मानी जाती है, जहां लोग क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार गोवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक टूरिस्ट परिवार पर होटल स्टाफ ने ही हमला कर दिया। होटल स्टाफ ने चाकू और तलवार से बड़ी बेरहमी से इस परिवार पर हमला किया है। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें एक शख्स जमीन पर पड़ा दिख रहा है और उसके पूरे शरीर पर तलवार और चाकू से कट लगे हुए और खून निकल रहा है। इसके अलावा वीडियो में कुछ महिलाएं भी चिल्लाते हुए दिख रही हैं और ये वीडियो काफी डरावना है। बता दें कि जतिन शर्मा नाम के शख्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से जानकारी देते हुए बताया कि वह अंजुना ने जिस रिपोर्ट से ठहरे थे उसमें उन्होंने स्टाफ को लेकर मैनेजर से शिकायत की थी, जिसके बाद उस स्टाफ को वहां से निकाल दिया गया। लेकिन बदले की भावना से करीब 3 से 4 लोगों से जतिन पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया गया। वहीं अंजुना पुलिस ने
पहले केवल धारा 323 लगाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया। जब यह मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और फिर एफआईआर में 307 जोड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि एक टूरिस्ट परिवार पर होटल स्टाफ ने ही हमला कर दिया। होटल स्टाफ ने चाकू और तलवार से बड़ी बेरहमी से हमला किया है। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें एक शख्स जमीन पर पड़ा दिख रहा है और उसके पूरे शरीर पर तलवार और चाकू के कट लगे हुए हैं, जहां पर खून भी निकल रहा है। इसके अलावा वीडियो में कुछ महिलाएं भी चिल्लाते हुए दिख रही हैं। ये वीडियो काफी डरावना है और बताते चले कि जतिन शर्मा नाम के शख्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से ये जानकारी देते हुए बताया कि वह अंजुना में जिस रिसोर्ट में ठहरे थे, उसमें उन्होंने स्टाफ को लेकर मैनेजर से शिकायत की थी, जिसके बाद उस स्टाफ को वहां से निकाल दिया गया। लेकिन बदले की भावना से करीब 3 से 4 लोगों ने जतिन पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। वहीं अंजुना ने पुलिस में पहले केवल धारा 323 लगाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया। जब यह मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और एफआईआर में 307 भी जोड़ा गया। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने रात करीब 2 बजे इसकी पुष्टि की है। वहीं अंतिम दर्शन के लिए बताते चले कि राजपूत सभा भवन जयपुर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक लोकेंद्र सिंह कालवी का अंतिम संस्कार नागौर जिले में स्थित उनके पैतृक गांव कालवी गांव आज करीब 2:30 बजे किया जाएगा। वहीं बताते चले कि कालवी जून 2022 से ब्रेन स्ट्रोक के चलते अस्पताल में भर्ती थे और अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन सोमवार देर रात हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। पिछले करीब 1.5 दशक से कालवी अपने समाज के मुद्दों को लेकर काफी मुखर थे। आए दिन उनके भड़काऊ भाषण सुर्खियों में रहते थे। वे करणी सेना के संस्थापक भी थे। करीब 18.5 साल पहले उन्होंने करणी सेना के गठन की नींव रखी थी। सबसे ज्यादा सुर्खियों उन्होंने बॉलीवुड मूवी पद्मावत विरोध करते वक्त बटोरी थी, जब उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को धमकी दी थी। तो बता दें कि करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने रात करीब 2 बजे इसकी पुष्टि की है। वही अंतिम दर्शन के लिए राजपूत सभा भवन जयपुर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक लोकेंद्र सिंह कालवी का अंतिम संस्कार नागौर जिले में स्थित उनके पैतृक गांव कालवी गांव आज दोपहर करीब 2:30 बजे किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि कालवी जून 2022 से ब्रेन स्ट्रोक के चलते अस्पताल में भर्ती थे और अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन सोमवार देर रात हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। पिछले करीब 1.5 दशक से कालवी अपने समाज के मुद्दों को लेकर काफी मुखर थे। आए दिन उनके भड़काऊ भाषण सुर्खियों में रहते थे। वे करणी सेना के संस्थापक भी थे। करीब 18.5 साल पहले उन्होंने करणी सेना के गठन की नींव रखी थी और सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने तब पाई जब बॉलीवुड मूवी पद्मावत का विरोध करते वक्त बटोरी थी, जब उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को धमकी दे दी थी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।